अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। आज हम आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो $26 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है या इन्वेस्ट करने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। ये क्या है और किस तरह से, इसलिए कि ये भी कहा जा रहा है कि इसको एनर्जी सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए आरजू जी, पहले वो क्या है उससे पहले हम समझ लेते हैं इंडिया की एनर्जी नीड। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हाई है तो इसका मतलब है आपके कल कारखाने चल रहे हैं, आपके और भी घर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक से है। तो पॉइंट ये कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दोनों शो करता है आपका हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, चाहे वो सर्विस सेक्टर में आईटी वाले हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, दोनों में एनर्जी तो चाहिए ही होगी। अब ये तो हो गई इंडिया की एनर्जी नीड की बात। हमको अगर 8-9% से ग्रो करना है तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट टू हैव एनर्जी। अब चीज ये कि एक कन्वेंशनली चीज, एक सेकंड आपको रोकूंगी। जी डॉक्टर साहब, सॉरी, वो थोड़ा सा वो इंटरनेट का इशू था तो इसलिए मैंने आपको रोका। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, ऑलवेज कोई बात नहीं, सबके पास इंटरनेट के इश्यूज हैं। तो मैं वही बता रहा था आपको आरजू जी की, देखिए जो एनर्जी नीड है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन है आपकी व्हाट यू कॉल विद द नीड ऑफ विद द ग्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। उसमें एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी प्रोडक्शन दोनों बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और ये और भी क्रूशियल हो जाता है गिवन कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, वो बहुत ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया है, वो उसके ऊपर बहुत सीरियस काम करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने COP22 में पेरिस में और अभी मेरे ख्याल से जो यूएई में जो हुआ था, दोनों में उन्होंने वो कहा था कि इंडिया जो है वो अपना फेयर शेयर ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम या क्लाइमेट चेंज को लड़ने का काम जो है वो इंडिया करेगा। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी इज कीन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुलाया गया है वो है इन द फील्ड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया इन्होंने, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उससे बातचीत करके न्यूज़पेपर ने कोट किया है कि ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स सो फॉर इंडियन है 13,000 मेगावाट की बिजली बनानी है और उसके लिए जो है करीबन $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। जिन कंपनीज ने बिड किया है या जो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं उसमें अडानी पावर, रिलायंस पावर, वेदांता, अग्रवाल ग्रुप, ऐसे करके ये सारे जो हैं वो कंपनीज हैं, सारी इंडियन है। दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी है ये, तो फिर उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अगर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है। तो ये अगर आप 13,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि ये छोटी मोटी बिजली तो नहीं उस पर डेवलप होगी। 13,000 मेगावाट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिजली होती है, ठीक है ना। तो अब वही है, अब गवर्नमेंट ने बुलाया है, ये लोग आएंगे अपना करेंगे इन्वेस्ट। तो ये जो एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट भी मंगवा रहे हैं और कैपेसिटी को भी, ये 2,000 मेगावाट की जो अभी हमारी करंट कैपेसिटी है उसको बढ़ा करके 20,000 मेगावाट करना चाहती है गवर्नमेंट। न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जो इंडिया में है, तो जो कंपनीज अभी तक इंटरेस्टेड हैं जैसे मैंने आपको बताया उनमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज पावर, टाटा पावर, अडानी पावर, वेदांता। ये सारी कंपनियां मिलकर 440 बिलियन रुपए यानी कि 5.3 बिलियन ईच ये जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं, जो कि सोर्सेस के द्वारा ये बताया गया है। तो इसमें जिस कंपनी के थ्रू ये होगा वो NPCL है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो इनके साथ कई राउंड की बातचीत कर चुकी है। अब उसमें डेवलपमेंट होगा, देखिए क्या गवर्नमेंट इसमें कैसे आगे आपके बढ़ती है।
डॉक्टर साहब, आपके यहाँ एनर्जी क्राइसिस है क्या? आपके यहाँ लोड शेडिंग वगैरह होती है कि नहीं? हमारे यहाँ तो खैर बहुत होती है, एक ज़माने में तो खैर बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, अभी थोड़ी सी कम है। लेकिन छोटे शहरों में या छोटे इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन पूरे साल ही चलती रहती है। उसमें कुछ इससे लेना देना नहीं होता है कि सर्दी है कि गर्मी है या क्या है। तो कई फैक्ट्रीज पाकिस्तान में इसीलिए बंद हो गई हैं, फैसलाबाद और कई जगह पे, कि एक तो एनर्जी क्राइसिस है, फिर एनर्जी के जो रेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो बहुत ज्यादा हाई हैं। तो आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, एनर्जी की जो नीड है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि तो एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी होती है रेजिडेंशियल की। तो अब आप अगर समर्स में हैं तो आपकी नीड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग एसी चलाते हैं और भी कई तरीके के इक्विपमेंट हो गए, कूलर हो गया, सबमर्सिबल पानी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए जो है वो नीड जो सर्ज होता है डिमांड में वो हो जाती है। अभी मेरे ख्याल से इंडिया पावर डेफिशिएंट तो नहीं है, कि जो उसकी नीड है उस नीड को इंडिया खुद ही जो है वो प्रोड्यूस करता है और उसको वो मैच अप कर लेता है। तो इट्स नॉट अ पावर डेफिशिएंट कंट्री जहाँ पे कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो नीड उससे प्रोडक्शन उससे कम है, इसलिए लोड शेडिंग उतनी नहीं होती। जो लोड शेडिंग होती है वो दूसरे वजहों से हो सकती है, बट लोड शेडिंग इसलिए नहीं की जाती कि पावर का क्रिएशन जनरेशन उतना नहीं है जितना कि पावर के नीड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर स्केल अप करने की कैपेसिटी है पावर प्रोडक्शन को, तो जब सर्ज आता है डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी के तो गवर्नमेंट उसको कोप कर लेती है। बट आज के डेट में इंडिया जो है कोल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, फिर उसके बाद आपका विंड एनर्जी, कई तरीके की एनर्जीज है जिसपे इंडिया काम कर रहा है। सोलर एनर्जी जिसपे जो प्रधानमंत्री मोदी का पेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी खोला था प्रधानमंत्री मोदी ने। उनका आइडिया ये था कि वन अर्थ वन ग्रिड वाला, उसमें यह था कि जो कंट्रीज सन रिच कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज होता है, और कई ऐसी कंट्री हैं जो सन डेफिशिएंट कंट्री हैं जहाँ पे कि सूरज एकदम होता ही नहीं है, जैसे यूरोप है उस वहाँ पे सूरज कम होता है, मोस्टली वहाँ पे बादल रहते हैं। लेकिन आप उसके कंपेयर में मिडिल ईस्ट को देख ले या इंडिया को देख ले तो यहाँ पे साल में 9 महीने जो है वो आपको अच्छी प्रचुर मात्रा में सूरज मिलता है। तो फिर आइडिया ये था कि यहाँ पे बिजली बने और फिर इन बिजली को आगे जो है वो दुनिया भर में, जैसे हर कंट्री का आज के डेट में अपना ग्रिड है, अपना पावर सप्लाई है, इससे अच्छा एक इंटरनेशनल ग्रिड हो, इंटरनेशनल पावर सप्लाई हो, तो हम काफ़ी हद तक पावर की नीड को, एनर्जी की नीड को मीट कर पाएंगे ऑन अ वेरी कॉस्टली रेट, अब ऑन अ वेरी कॉस्ट, जिसे कह लीजिए रीजनेबल कॉस्ट पे हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इंडिया में ऐसी कोई डेफिशिएंट नहीं है एनर्जी, जितनी जरूरत होती है इंडिया के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको स्केल अप करेंगे और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ेगी, घर बनना बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ेगी। सो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्लस एनर्जी दोनों। तो एनर्जी में जैसे आपके व्हीकल्स हो गए, न्यूक्लियर जो स्कूटर, कार जो कि फॉसिल फ्यूल से चलते हैं, अब आजकल वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे हैं इंडिया में। सो इंडिया की एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा है, पर अभी डेफिशिएंसी इतनी नहीं है कि इंडिया को कोई वरी करने की ज़रूरत हो। वी हैव इनफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडिया। बिल्कुल सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो थर्ड टर्म के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए, और उसके बाद इलेक्ट हुए बोलना चाहिए, हमारे यहाँ सेलेक्ट हम लोगों को आदत पड़ गई हर एक को यही बोलने की। तो फर्स्ट 2 फेजेस में तो काफी सारी चीजें उन्होंने की, जिसमें इकोनॉमी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। थर्ड टर्म में आपको कौन से ऐसी चैलेंजेस लगते हैं जो कि मोदी जी के सामने होंगे? इसलिए कि थर्ड टर्म के जो इलेक्शंस थे वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे और काफी, जैसे कहते हैं ना, कांटे की टक्कर थी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चैलेंजेस उनके सामने इस वक्त हैं? देखिए, चूंकि मोदी जी एक डिमिनिश्ड पावर के साथ आए हैं एज फार एज पॉलिटिकल पावर इज कंसर्न, मगर जो विल पावर है वो उनका डिमिनिश्ड नहीं हुआ है, वो बल्कि ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा भी था कि ये 2024 के बाद का जो मेरा कार्यकाल होगा, मतलब देखिए इतना तो क्रेडिट दीजिए मोदी जी को कि उनको ये तो पता था कि आ तो मैं ही रहा हूँ। ये बहुत बड़ा, तो भाई मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ करना चाहता हूँ और वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल से 10-5 लोग हैं, वो मेरे बस का नहीं होता है।
बट द मैन हैज इनफ कॉन्फिडेंस कि उन्होंने ताल ठोक दी कि आ तो मैं ही रहा हूं, जो करना है कर लो, तुम जॉर्ज सोरोस को बुला लो, तुम मंगल से किसी को बुला लो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुझे लगता है चोजन वन है, उनको विशेष आशीर्वाद है, वरना भारत जैसे विविधता भरे देश में 140 करोड़ लोग में, वो भी डेमोक्रेसी में फ्रीडम है, झूठ सच सब अफवाह जो फैलाना है फैलाइए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी है कि 36% लोग उनकी बात को आंख बंद करके विश्वास करते हैं और उनको वोट देते हैं। So Pradhan Modi might have a diminished power in terms of political power, but as far as his willpower is concerned, I think it must have grown manyfold. उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पूछा वो कौन से फील्ड में अपना फोकस रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो एक बहुत बड़ा है ही। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने 12 या 13 कुछ स्मार्ट सिटी को अनाउंस किया है, उसमें ये भी है 70,000 जॉब क्रिएट होंगे। स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब ही यही होता है कि आप उसको पावर जनरेशन, बाकी जो सुविधाएं होती हैं शहरों की, उसमें जो बेसिक मिनिमम लाइफस्टाइल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पुश देना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश प्रधानमंत्री मोदी का प्राइम समझ लीजिए एम्बिशन रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो बहुत सेंसिटिव है और उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में अमंग अदर थिंग्स जो उनकी विशेष उपलब्धि रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। सड़कों का जो जाल बना है, क्वालिटी सड़कें बनी हैं। उसके बाद आप देख लें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो मोदी जी के आने के बाद जितनी सुधार हुआ है वो जिसे कह दीजिए अनप्रेसिडेंटेड है। तो प्रधानमंत्री मोदी मेरे लगता है सबसे पहला उनका जो प्राइमरी गोल होगा ये आने वाले 5 साल के लिए, नंबर 1 इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें उन्होंने ताल ठोक दी है यूक्रेन में जाकर के कि हम जो है वो विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया की प्रॉब्लम को में जिसमें आर्म कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पे हमें बंदूकें ना यूज करनी पड़ी हो, बाकी सब में हम बैठने के लिए तैयार हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट जो है वो मोदी जी की प्रायोरिटी होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि वो चाहेंगे कि उनके 5 साल के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशन चार्टर को अमेंड किया जाए और जो रिफॉर्म की जरूरत है यूएन चार्टर में वो लाया जाए। तीसरा जो उनका है वो मेरे ख्याल से कुछ सोशल रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स वो जरूर करेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड को लेके उन्होंने ताल ठोक दी है। 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमको यूसीसी की जरूरत है, तो ही विल पुश फॉरवर्ड यूसीसी। उसके बाद जो विमेन सेफ्टी है उस पे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब सर एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक चीज जो मुझे लगता है कि जिसपे भारत कोई खास काम नहीं कर रहा, वैसे तो हो सकता है हो रहा हो, पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल ही नहीं हो रहा, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट पे। हमने देखा कि खासतौर पे दिल्ली जैसी जो जगहें हैं या स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त भी रहते हैं, तो वहाँ की एनवायरनमेंट ऐसी है कि कुछ टाइम के बाद जैसे वेदर चेंज होगा वहाँ पे जो हमें न्यूज आएंगी वो यही होंगी कि लोग सांस नहीं ले पा रहे, लोगों को बहुत तकलीफ है। उसके ऊपर कुछ किया जा रहा है गवर्नमेंट लेवल पे कि नहीं? देखिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से लड़ना दो अलग अलग चीज है। तो आपका पहले स्टेटमेंट इस हद तक तो बिल्कुल सही है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में भारत की सरकार और राज्य सरकार, चूंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, बहुत कुछ करने में असफल हो रही है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में जो पावर है उसमें तो मोदी जी ने बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया है कि वो क्लीन एनर्जी, जैसे ये न्यूक्लियर जो हमारा आपका टॉपिक है आज कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप 13,000 या मेगावाट बिजली बनाने की अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से कह रहे हैं तो आप क्लाइमेट चेंज को पार करें। जहां तक एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सवाल है तो कई वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। हालांकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डू एड अप टू क्लाइमेट चेंज ना, मगर वो दोनों उसके फाइट के मेजर अलग अलग है। क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आपको कई तरीके से क्लाइमेट चेंज को फाइट किया जा सकता है, उनमें से एक तरीका है ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी, या जिनको हम कहते हैं कि एडॉप्शन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट सच एनर्जी। दूसरा ये होता है कि अभी हमारे यहाँ तो कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। जैसे दिल्ली में जो आपने कहा कि इतनी ज्यादा बसेस और सड़कों पे बस, जीप, कार, मोटर व्हीकल इतने ज्यादा है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है उस शहर का कि बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली की हवा टॉक्सिक है, जहरीली है दिल्ली की हवा, इसमें कोई शक नहीं है।
बल्कि वहां पे तो वो PIL लगा करके CNG को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वरना ये लेड से जो इमिशन होता था पेट्रोल से, उसमें तो लोगों को कैंसर होने की हालत हो गई थी। दिल्ली में जमुना का हाल देखें, बहुत ही पोल्यूशन है। मगर वो क्लाइमेट चेंज के जो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्रशंसनीय है, वो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो इंडिया की एक ग्रोइंग पॉपुलेशन और जो अर्बनाइजेशन में एक्सप्लोजन हुआ है, वो होना एक अलग चीज है। अब सब कोई घर बना रहा है पर घर में सीवेज सिस्टम नहीं है, और फिर वो कहाँ जाएगा आपके घर का गंदा पानी, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है उस तरीके के, फिर वो जो खुला कचरा होता है। अब मैं देख रहा हूँ ये इस तरीके के जो मैंने अब ये खरीदा, ये कहाँ जाएगा? दीज ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये सब चीजें एक अलग सिस्टम है। लेकिन ये कहना कि इंडिया क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग टू द ग्रीन एनर्जी। इंडिया ने हाइड्रोजन पावर की शुरुआत कर दी, इंडिया जो है CNG को लेके आया है, इंडिया ने लेड रिलेटेड पेट्रोल की उसको जो है वो कम किया है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना शुरू किया है ताकि वो और भी पेट्रोल हमारी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो। सो इंडिया हैज डन इनफ, बट यस क्लाइमेट चेंज विज़-अ-वी द एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की कई शहरों की हवाएं जो हैं वो टॉक्सिक है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मगर उसका क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन से कोई वो नहीं है। जैसे अब गाड़ियां हैं, उनका अगर एमिशन है BS4, हमने कहा हुआ है BS4 या BS5 की एमिशन वाली गाड़ियां बेचेंगी, बाकी पुरानी गाड़ियों को हमने फेज आउट कर दिया है जहां तक मेरी नॉलेज है। तो वी हैव बीन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल to adopt new technology, to produce green energy, to reduce dependence on fossil fuel। ये सब जो मेजर है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो हम कर रहे हैं। और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो एक चैलेंज है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, अर्बन एक्सप्लोजन, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस है, वो आगे आएगी ही आएगी। अर्बनाइजेशन होगा तो ये सब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। अर्जु जी, पाकिस्तान में भी सर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि जो लोग गांव में रहते हैं या विलेजेस में रहते हैं वो बड़ी सिटीज में आना चाहते हैं, और गांव जो है वो एक तरह से खाली होते चले जा रहे हैं। तो अक्सर लोग बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट वहां पर सब चीजें प्रोवाइड कर दे उन लोगों को तो वो इस तरफ नहीं आएंगे, इसलिए कि यहाँ पे तो ओवर क्राउडेड जैसे सिटीज हो चुकी हैं कि पर वो जैसे। अच्छी चीज नहीं है ना। क्यों आपके ख्याल से वहीं पे देखिए, जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे उन्हें सब कुछ अगर मिल जब जाएगा। आप वहां रह रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? वो रहते हैं तो उनकी इकोनॉमी का सोर्स क्या है? उनके 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 भरण पोषण का सोर्स क्या? एग्रीकल्चर है। ये क्रिएट करता है, जो मेरी समझ है, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं पर मैं समझ सकता हूँ, इसको कहते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो लोग कहने को तो किसान है मगर एक कट्ठा जमीन पे 20-20 परिवार खा रहा है। तो वो दिखने में आ जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ये है। जैसे इंडिया में 65% अगर विलेज है, रूरल एरिया है, पर क्वेश्चन ये है कि 65% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है मुझे नहीं पता, 20-25% होगा शायद। तो अगर आपका 20 मान लेते, मैं क्योंकि कई लोग गालियां देने लगेंगे नीचे वो जो डेटा ले आएंगे, लेकिन मान लेते कि मान लीजिए 20% अगर इंडिया का जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, और वो 20% जो है वो 65% लोग मिलकर के 20% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि बाकी का ये ह्यूमन जो आपका कैपिटल है वो तो वेस्टेड है ना। तो अर्बनाइजेशन को नहीं रोका जा सकता। ये नहीं करना है कि सब इस्लामाबाद उठ के आ जाए, आपको 10 इस्लामाबाद और बनाने पड़ेंगे। इस्लामाबाद आई मीन आपको 10 लाहौर और बनाने पड़ेंगे, कराची बनाने पड़ेंगे, आपको अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा ताकि आप इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लोगों की नौकरियां लगे उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो वो एक नया शहर बस है। ये मेरे कहने का मतलब है। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि सब उठ के चलो दिल्ली वाला मार्च कर दे, नहीं, वो नहीं है। न्यू नहीं, सिटीज, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूँ। सब लोग उठकर यहाँ पर आ जाएंगे या आ जाते हैं तो उससे भी जो है वो पोल्यूशन भी बढ़ती है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। भारत इसके ऊपर यकीनन हर गवर्नमेंट को जो है सोचना भी होगा और काम भी करना होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।